2024 में आईएएस बनना चाहते हो? तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप यूपीएससी वर्दी हो भी कि नहीं। प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है, ये कैसे पता लगेगा? भाई सबका तो चाचा मामा पापा आईएएस आईपीएस तो होते नहीं है। तो ऑल इंडिया स्मैश स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 2024 अटेम्प्ट करो। आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, रजिस्टर करते ही आपको 10,000 का माल, 10,000 का स्टडी मटेरियल, लेक्चर और इसके साथ हमारे रैंकर के साथ एक 1-to-1 सेशन जहां आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं, ये सब मिलेगा। तो दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करिए तुरंत। Hello everyone, I am Dr. Anjali Garg and I have secured rank 5 in Haryana Civil Services in my first attempt of 2021. And today I will be sharing my strategy regarding the HCS examination, and I hope that the aspirants who are watching this can get some motivation and can get some insights regarding this preparation. And also one thing I want to say that कभी भी ना ड्रीम्स देखने से डरना नहीं चाहिए एंड वी शुड नॉट बी अफ्रेड टू वर्क ऑन आवर ड्रीम्स, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है कि फैमिलीज़ में एक कंसेप्शन है कि भाई ये तो बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है, सक्सेस रेट बहुत ही कम है। जिस फैमिली में सिविल सर्वेंट होता नहीं है तो वो तो स्पेशली उनको लगता है कि इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट करना है। बट मेरे हिसाब से अगर हमारा एक ड्रीम है, हमें हमारा मन है, तो उस पर 100% वर्क करना चाहिए और एक सिंगल माइंडेड स्ट्रॉन्ग फोकस रख के पूरे एफर्ट्स डालने चाहिए। और मेरा यही स्ट्रैटेजी रहता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो उस एग्ज़ाम के लिए, और जितना कर सकते हैं हम इम्प्रूव कर सकते हैं उतना करना चाहिए स्ट्रैटेजी बना के, और बाकी तो वैसे क्रैक हो ही जाएगा। एंड मेरा एक फ्रेंड भी बोलता है कि देयर कैन बी डिलेज बट देयर विल नॉट बी डिनायल्स, तो उसके लिए हमेशा हमें काम करते रहना चाहिए। बाकी ऐसा है कि बहुत प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये एग्ज़ाम नहीं तो कुछ भी नहीं। वी आर केपेबल ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स इन लाइफ। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच और एक पॉजिटिव अप्रोच बहुत ही ज़रूरी है। एंड आई विल फर्दर अनफोल्ड माई जर्नी, बट उससे पहले मैं अपना थोड़ा अपने बारे में और अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। सो आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ and I did my schooling there, and then I did MBBS from Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, and I had a very good life there. And then I started preparing for civil services. And regarding my family background, my father Mr. Vinod Garg is a share broker in Chandigarh, and my mother Mrs. Rajesh Garg is a homemaker. My brother Anuj Garg and my sister-in-law Gaurika Garg, they both work in MNCs, नेमली टाइम्स ब्रिज एंड गूगल रिस्पेक्टिवली। तो फिर आता है कि मैंने ऐसा क्या स्पेशल स्ट्रैटेजी अपनाई फॉर द सिविल सर्विसेज। तो मुझे लगता है कि मैंने वही टॉपर्स की वीडियोस देखी हैं, जो भी मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने गाइड किया है। कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं थी, बट मेरा एक फोकस बहुत ही रहता था प्लानिंग पर। बिना प्लान के मैं काम नहीं कर सकती हूँ, तो एक मैक्रो प्लान कि 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में कैसे करना है, क्या करना है, वो ज़रूर मेरा एक डायरी में रहता था। फिर उस मंथ में मुझे क्या कवर करना है, कितने सब्जेक्ट्स करने हैं, और एक वीक में और एक डे में क्या करना है। तो जैसे कि मैं सोने से पहले रात को हमेशा एक नेक्स्ट डे का शेड्यूल बनाती थी कि मुझे इन 2 घंटे में ये करना है, इस घंटे में लंच करना है, डिनर करना है। तो बहुत माइक्रो प्लान चाहिए ताकि तुम उतने ही अपने टारगेट्स अचीव कर पाओ। अगर प्लान ही नहीं होगा तो फिर तो हमारे टारगेट्स वैसे भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से एक प्लान्स बनाना, फिर उनको प्रॉपरली टाइम बाउंड करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी मेन है हार्डवर्क, डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हमेशा अपने टारगेट्स पे डिसिप्लिन रहो और अपने रिवॉर्ड्स रखते रहो कि 6 दिन में ये किया है तो 7th डे आई कैन टेक अ ब्रेक, या मॉक टेस्ट दिया है तो फिर मैं ब्रेक ले सकता हूँ। तो यही मेरा एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहता है टू गेट मी गोइंग। फिर उसके बाद आता है कि प्रीलिम्स की कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आई थिंक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज़ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन इन होल ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिविल सर्विसेज। तो प्रिलिमिनरी के लिए मेरा एक अप्रोच ऐसा रहा है कि 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ तुम्हारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स। तो जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडीवियल, आर्ट एंड कल्चर, ये सब आता है। तो आप
इनकी नॉर्मल जो हमारी प्राइमरी बुक्स है वो कीजिए, जैसे कि लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की, मैंने तमिल NCERT पढ़ी थी फॉर एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री, NCERTs फॉर ज्योग्राफी। तो वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और थोड़ा उसको और एक्सप्लोर करो कि स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और इंक्विजिटिव हो कि यार अच्छा इसमें ये भी और हो सकता है, तो थोड़ा नेट पे सर्च करो। फिर उसके साथ साथ सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट लगाने आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने विजन IAS के साथ साथ में सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट किए थे। नंबर 2 इज़ कि तुम्हारी करंट की प्रिपरेशन। तो करंट की प्रिपरेशन के लिए जैसे कि जो करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक्स, तो इन सब के भी तुम्हारे कंसेप्ट्स तो एक बिल्ड होने चाहिए, वो दैट इज़ थ्रू NCERTs और जो भी तुम ऑनलाइन सोर्सेज पढ़ते हो। और साथ ही में जो PT 365 आती है, ईयरली मैगजीन्स आती हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, मैंने विजन IAS की फॉलो की थी, तो उसको बहुत ही अच्छे से सर्च करो, जितना वो मटेरियल है उसमें और मैटर ऐड करो थ्रू गूगल, कि जो भी रीसेंट आर्टिकल्स हैं, जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, वो खुद से सर्च करते रहो ताकि तुम्हें और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। और एक बार तुमने वो करंट पढ़ लिया तो साथ ही में उस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट लगाया। तो इससे क्या होता है कि एक बार तुम्हारी स्टैटिक और करंट साथ में सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट हो जाते हैं, और ये तुम्हारे 20 से 25 मॉक टेस्ट इस तरह से हो जाएंगे। और तीसरा मेरा रहता है मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट लगाना, जो कि तुम सेकंड रिवीजन जैसे ही तुमने की करंट और स्टैटिक की, साथ साथ में अपने मॉक टेस्ट लगाते रहो, फुल मॉक टेस्ट। और वो मैंने करीबन 20 to 30 फुल मॉक टेस्ट लगाए हैं, विजन IAS के, फोरम IAS सिमुलेटर्स किए थे, और भी जो भी अवेलेबल हैं, ताकि तुम्हारी फुल मॉक्स की प्रैक्टिस हो सके टाइम बाउंड और OMR शीट्स पर। वो बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें एनालाइज करो कि तुम्हारे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, कोई कंसेप्ट मिसिंग है तुम्हारी, या करंट की नॉलेज मिसिंग है, या फिर एलिमिनेशन ही ढंग से कर पा रहे हो। वो तुम्हारी विद प्रैक्टिस होगा और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितना सेफ जोन है। जैसे मेरा 100 में से 95 क्वेश्चंस इज़ माय सेफ जोन, जो मुझे लगता है कि मुझे इतने तो करने ही चाहिए। तो वो अपना एनालाइज करते रहो। तो इसके अंदर प्रैक्टिस, एनालाइजिंग एंड कॉन्टिन्यूस मॉक टेस्ट लगाना, दैट इज़ प्रीलिम्स के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड HCS में क्या है कि 5 से 10 क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे या बजट का कुछ डाटा वगैरह, तो वो सब भी उसकी समरीज पढ़ लेना चाहिए HCS के प्रीलिम्स से पहले, ताकि तुम्हारे वो 5 से 7 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हो जाएं और वो तुम्हें लीड देंगे। तो ये मेरी एक जनरल प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है। और एक और चीज़ मुझे क्या लगती है कि अगर हमारे साथ कोई एक हेल्दी कंपटीशन बिल्ड हो जाए ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि मुझे एक स्टडी पार्टनर मिल गए थे, ही इज़ डॉक्टर नितिश गुप्ता एंड ही इज़ एन इंडियन डिफेंस स्टेट ऑफिसर। तो क्या रहता है कि तुम्हारी उससे ना मोटिवेशन और इंटरेस्ट बना रहता है कि जैसे हमने आपस में डिसाइड कर लिया कि हिस्ट्री पढ़नी है, तो हमने और उसके क्वेश्चंस पूछ लिए, तो उससे मुझे भी होता था कि नहीं मैं कल और अच्छे क्वेश्चंस करके देखूंगी। तो उससे काफ़ी मोटिवेशन और तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहता है। तो अगर कोई तुम्हें अच्छे स्टडी पार्टनर मिल गया, कोई 1 इज़ एनफ, तो आई थिंक उसका कोई मैच नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है उस चीज़ से। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी मेंस की। तो UPSC में तो 9 पेपर्स होते हैं मेंस के, बट हरियाणा सिविल सर्विसेज में 4 होते हैं। तो 1 इज़ हिंदी, 1 इज़ इंग्लिश, 1 इज़ जनरल स्टडीज़ एंड 1 इज़ योर ऑप्शनल। तो मेरा ऑप्शनल है मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस के लिए मैंने यही किया है कि अपना जो भी MBBS वाला मैटर है उसमें ही और कंटेंट बिल्ड किया है, और उसमें डायग्राम्स डाली हैं। और कंटेंट कहाँ से डेवलप किया, मैंने UPSC मेडिकोस ज्वाइन कर लिया था, तो उनका स्टडी मटेरियल आई लाइक द लॉट, एंड जो टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किए थे तो उन टेस्ट से भी मैं मटेरियल ऐड कर लेती थी। तो उससे मेरा एक मेडिकल ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग हुआ। एंड अगेन बाय एक्सचेंजिंग नोट्स विद माय स्टडी पार्टनर, तो हमने काफ़ी उस कंटेंट पे बूस्ट अप किया। फिर जनरल स्टडीज़ का आ जाता है, तो वो मेरी UPSC की प्रिपरेशन ही HCS में काम आई, क्योंकि जनरल स्टडीज़ काफ़ी मैचिंग है और पैटर्न भी सेम है। तो उसमें वही एक आंसर राइटिंग का पैटर्न हो जाता है कि तुम्हें पहले तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक नॉर्मल तुम्हारी स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़नी ही है, और उसमें से हमें एक अच्छा मैटर निकालना है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे कि मैंने मेंस 365 से शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि अगर ये टॉपिक आता है, तो कोई इंटरनल सिक्योरिटी का है, सपोज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, तो मैं उस पर पहले 2 डाटा लिख लूँगी, कुछ एग्जांपल्स लिख लूँगी, और कुछ कंक्लूजन, कुछ पॉजिटिव सा कंक्लूजन। तो उससे क्या होता है, तुम्हारा एक फॉर्डर मटेरियल हो जाता है। तो आंसर राइटिंग में ऐसा, अगर तुम्हारे 20 क्वेश्चंस में से तुम्हें 10 में भी ऐसा अच्छा मैटर आता है, तो इट विल बी अ वेरी गुड फॉर योर मार्क्स। तो मैंने भी वही किया था। तो शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए थे हर टॉपिक के, कि इसमें ऐसा डाटा है, इसमें ऐसा ऐसा कंक्लूजन डाल दूंगी, या इसमें एक
ओवरऑल बैकग्राउंड। तो वो जनरल स्टडीज़ के लिए काम आया। और आंसर राइटिंग में भी आई स्टार्ट नॉर्मली विद सम फैक्ट, लाइक अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो आई विल राइट कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे दिस इज़ द डेटा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में देखो कि कितने सब पार्ट्स हैं उस क्वेश्चन के, और उस हिसाब से पेज डिवाइड कर लो। फॉर एग्जांपल अगर 15 मार्कर में 3 सब पार्ट्स हैं तो उनकी तीनों की सब हेडिंग्स बनानी है और 3 पेज में डिवाइड कर लेना। ये तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ते हुए सबकॉन्शियसली चलते रहना चाहिए दिमाग में। तो जो भी तुम्हारी सब हेडिंग्स हैं उनको फटाफट उसके बस मेन पॉइंट्स लिखो, साथ में सब्सटेंशिएट कर दो कोई डाटा के साथ, फैक्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो जितना सब्सटेंशिएट करेंगे हमारा आंसर उतना ही ऑब्जेक्टिव बनेगा। और अगर कोई डायग्राम डाल सकते हैं तो डेफिनेटली कोई ग्राफ, पाई चार्ट डाल सकते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड। और कंक्लूजन में एक अच्छा सा पॉजिटिव कंक्लूजन लिखो कि भाई दिखाओ कि यस हम पॉजिटिव हैं अपनी अप्रोच में, कि बाय डूइंग दिस एंड दिस इंडिया विल बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024। तो ऐसे एक पॉजिटिव कंक्लूजन्स दो। तो और मेंस में बहुत ही ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। तो वो तुम्हारी आ जाएगी विद प्रैक्टिस और प्रैक्टिसिंग ऑफ मॉक्स, कि 3 घंटे में ही कितने कितने क्वेश्चंस कितने टाइम में करने हैं। तो वो प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा, एंड प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है एग्जामिनेशन में। तो नेक्स्ट फिर आ जाता है हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी के लिए मैंने एक बुक मंगवाई थी, अरिहंत की है सामान्य हिंदी। तो उसके अंदर ग्रामर है और तुम्हारे पैटर्न्स हैं कि पत्र कैसे लिखना है, एक निबंध कैसे लिखना है, तो तुम वो पढ़ सकते हो। उससे एक बेसिक मटेरियल तुम्हारा हिंदी का रेडी हो जाएगा। बाकी आई डोंट थिंक हम उसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी HCS में हिंदी टफ आती है, तो मेरा भी ऐसे उसमें कोई बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं है। बट आई फील कि बुक पढ़ोगे और हमने 10 तक तो पढ़ी होती है, तो उससे वो हो जाएगा हैंडल। और इंग्लिश भी बहुत ही जनरल आती है, तो उसके लिए तो कुछ आपकी मर्ज़ी अगर आपको पढ़ना है, बट बहुत ही एक नॉर्मल राइटिंग ही आएगी। तो उसके लिए भी यू कैन रेफर एनी अरिहंत बुक फॉर एसे राइटिंग एंड फॉर सम ग्रामर। एक्टिव पैसिव क्या है, कुछ कभी कंसेप्ट भूल रहे होते तो हम वो सब चेक कर सकते हैं। तो ये मेरी एक जनरल मेंस की स्ट्रैटेजी रही है। और अगर मैं नोट्स मेकिंग की बात करूं तो यस मैं नोट्स बनाती हूं। मेरा काफ़ी ज़्यादा है नोट्स बनाने में इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैंने नोट्स बना लिए तो मैं बहुत फास्ट पढ़ पाती हूँ उसको। तो मेरे मेडिकल साइंस के तो मोस्टली ऑफलाइन नोट्स हैं। हमने कंटेंट बिल्ड किया है, मैंने और मेरे स्टडी पार्टनर ने। और ऑनलाइन भी मटेरियल है, जो भी कैसे आर्टिकल्स पढ़ते हो ऑनलाइन कॉपी कर लिया कुछ ऐसे। बट मेरा ऑफलाइन नोट मेकिंग पे काफ़ी फोकस रहता है और मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ है। लाइक मेंस 365 है, उसके मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, तो वो बाद के रिविजन्स के लिए भी बहुत फास्ट रिविजन होती है। फिर आगे सब नोट्स बना लो तुम, डाटा के, फैक्ट्स के और कुछ एग्जाम्पल्स के। So I think in that way we can enrich our content and note making is very helpful. तो फिर मेरे स्टडी स्केड्यूल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से टाइम टेबल तो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं सोने से पहले अपना टाइम टेबल बनाती थी नेक्स्ट डे का, और माइक्रो प्लानिंग रहती थी और उसको फॉलो करो। और मेरा एक टाइम टेबल ऐसे रहता था कि मेरी एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, तो मेरी सैचुरेशन भी आती थी, तो मुझे ब्रेक्स भी चाहिए होती थी। तो अपना एक शेड्यूल बनाया कि 5 दिन में ये करना है, मॉक टेस्ट देना है, फिर मेरे को अपना रिवॉर्ड चाहिए। मैं अपनी फ्रेंड, मेरी शाइना है, तो चल यार बाहर चलते हैं। तो एक बैलेंस रखो ताकि सैचुरेशन भी इतनी ना आती रहे कि तुम बोर ही हो जाओ। तो और स्टडी तो जितनी करो उतनी कम ही है। सो आई थिंक एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और शाम की एक्सरसाइज के अलावा तो बाकी टाइम तुम पढ़ाई ही करते हो। तो सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन द इंटरव्यू, तो मेरी HCS इंटरव्यू में मोस्टली, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझसे काफ़ी डॉक्टर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए कि हरियाणा में बेसिकली डॉक्टर्स का स्टेटस कैसा है, कितनी शॉर्टेज है, कौन सी मेन प्रॉब्लम है हरियाणा में। फिर मेरी मोटिवेशन क्या थी सिविल सर्विसेज में आने की, और जो मेरी मोटिवेशन थी उस पर आगे सब क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये था। तो इसमें मुझे लगता है मैंने इंटरव्यू के लिए मेरी UPSC की इंटरव्यू भी 2 दिन पहले ही थी, तो मैंने उसी के लिए तैयारी की। उसमें भी मेरा हरियाणा कवर हो गया था और 2 दिन बाद हरियाणा की थी, तो उसने मुझे हेल्प की। और आई थिंक इंटरव्यू के लिए थोड़े अपने बैकग्राउंड के फैक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, तो मुझे पता है हरियाणा में अभी 13,000 डॉक्टर्स हैं, 50% शॉर्टेज है। तो ऐसे फैक्ट्स थोड़े टिप्स पे होने चाहिए बताने के लिए, ताकि लगे कि तुम सब्सटेंशिएट कर रहे हो। तो क्या तुमने मॉक टेस्ट दिए, मॉक इंटरव्यूज़ दी, क्या वो इम्पॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से मॉक इंटरव्यूज़ देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं बट एक कैसे
सबके सामने बोलना है, 5 मेंबर्स हैं बहुत ही सीनियर, उनके सामने कैसे बोलना है, तो एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मैंने दिल्ली में ही 3-4 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन एज वेल एज द सेम हेल्प इन द एचसीएस। तो उसमें तुम्हें पता चल जाता है कि कैसे ग्रीट करना है, कैसे बैठना है, और एक क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं तुम्हें कि क्या क्या पूछ सकते हैं, तुम स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो कि नहीं। तो उसको वीडियो को अपना सेल्फ एनालाइज करो कि मैं आंसर अच्छा दे रही हूँ, इसमें मैं और क्या बोल सकती थी। दिस इज़ द होल सिविल सर्विस इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड एनालाइजिंग। तो एनालाइज करते रहो और अपना इम्प्रूव करते रहो। दिस इज़ द होल प्रोसेस। परफेक्ट तो नहीं हो सकते हैं। तो मैं अपने आप को फ्रेश और एनर्जेटिक रखने के लिए क्या करती थी, मेरे हिसाब से नंबर 1 तो तुम्हारा जो मोटिवेशन है कि ये टारगेट मुझे करना है, तो वो मुझे हमेशा ही एक एनर्जेटिक रखता था। और नंबर 2 इज़ कि अगेन आई विल से माय स्टडी पार्टनर, तो हम थोड़ा इकट्ठे पढ़ते थे, तो एक मुझे रहता था कि उसने भी स्टार्ट कर लिया है तो मैं भी करती हूँ। एक तुम्हें रहता ही है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। और बाकी अगर मेरा जब भी एक लो पॉइंट आता था या सैचुरेशन हो जाती थी, तो अगेन किसी भी फ्रेंड से या फैमिली के साथ थोड़ा बाहर चली जाती थी या कोई मूवी देख ली, तो उससे मैं अपने आप को फ्रेश फील होता था मुझे। और एक थोड़ा कभी हॉबी अपनी परस्यू कर लीजिए, जैसे कि अगर टाइम बचता है, प्रीलिम से 2 महीना बचे हैं अभी, तो मैं शाम में थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, ज़ूम्बा कर लिया, मेरे को डांस पसंद है, तो उससे क्या होता है तुम्हारा मूड अच्छा रहता है, एक कांस्टेंट एनर्जी रहती है। तो अब बात आती है सोशल मीडिया की, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया तो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो बट इसको अगर हम कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें तो काफ़ी हेल्प भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंस्टाग्राम ही है, तो मैंने इंस्टाग्राम मतलब उसमें फ्रेंड्स नहीं ऐड किए थे, तो उसमें मैं करंट अफेयर्स वाले पेजेस फॉलो कर लेती थी, थोड़े बहुत मीम्स देख लिए। तो मैं अपने आप का मूड भी अच्छा रखना होता है, तो थोड़ा अपने लिमिट में रहो और एक टाइम सेट कर लो कि यार 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। और बाकी व्हाट्सएप वगैरह से तो थोड़ा दूर ही रहो, उस टाइम पे क्या ही डिस्ट्रैक्शंस करनी है। तो सोशल मीडिया से तो दूर रहना चाहिए, बट गूगल, यूट्यूब, दीज आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। हमें बहुत आर्टिकल्स, न्यूज़ सब सर्च करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करो, किसी भी चीज़ को तुम अच्छे से यूज़ करोगे तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है। तो देख लीजिए कि कब वो नेगेटिव में जा रहा है और उसी टाइम उसको बंद कर दीजिए। अब आता है कि डिस्कसिंग माई हाइज एंड लोज ऑफ माई प्रिपरेशन। तो जैसा कि सभी बोलते हैं, द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इज़ अ लॉन्ग मैराथन। जब भी ऐसे तुम्हारा प्रिलिमिनरी हो गया है, मेंस हो गया है, तो वो तुम्हें हाइज देंगे, बट लोज तो बहुत ही आते हैं। हर 3-4 दिन में एक तुम्हारा मूड डाउन हो जाता है कि यार मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना कर सकती हूँ, मेरा मार्क्स नहीं इतने अच्छे आए, मैं थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ मार्क्स वगैरह को लेके। तो आई थिंक उस टाइम पे तुम्हें अपने आप को मोटिवेट रखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी गिव अप तो कर ही नहीं सकते हैं कि यार ब्रेक ले सकते हैं 1 दिन की, 2 दिन की, बट उससे ज़्यादा तो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरे लोज में किसने मेरी हेल्प की, कैसे हुआ, तो फर्स्ट तो यही है कि जैसे कि मेरा जो मैंने पहले भी बताया कि मेरे जो स्टडी पार्टनर है डॉक्टर नितिश, तो हम जो भी है, जब भी हमारे लोज आते थे हम आपस में डिस्कस करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। रीडिंग के साथ साथ तुमने आपस में डिस्कशन कर ली तो वो भी एक बूस्टअप हो जाता है। तो और फिर नंबर 2 आ जाता है कि जब भी क्लोज हैं तुम, काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है। कोई भी सामने वाला इंसान तुम्हें 2 पॉजिटिव वर्ड भी बोल देता है ना कि तुम तो कर लोगी, तुम्हें खुद से एक अच्छा लगता है। तो मेरे सीनियर्स हैं वैशाली, शी इज़ एन IAS ऑफिसर, खुशबू दीदी हैं, शी इज़ एन IAS ऑफिसर, तो उनसे मैं भी बात कर लेती थी। वो कुछ अच्छा बोलते थे कि नहीं ऐसा थोड़ी है, तुम तो ये करती हो, वो करती हो, तो अच्छा लगता है। तो वो लोज में हेल्प करता है। देन नंबर 3 इज़ आई थिंक पॉजिटिव एफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम अपने आप से लिखते रहो पॉजिटिव कि मैं तो ऐसे बन जाऊंगी, मैं अगले साल ये हो जाएगा, मैं इतने टारगेट्स कर लूँगी। या मेरा भाई है करण, मैं उसको कॉल कर लेती थी कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी, एक पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलती थी। आई थिंक कहीं ना कहीं तो वो मैनिफेस्ट होता है। और नंबर 4 इसकी, जब भी तुम्हारे लोज आएँ, ठीक है, वही फैमिली से बात करो और ब्रेक ले लो, अपना कुछ अच्छा खा आओ, मार्केट चले जाओ और अपना घूम फिर आओ, एंड यू विल बी बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि तुम्हारी मोटिवेशन ओवरऑल तो स्ट्रॉन्ग होती है, तो ट्रैक पे आ जाते हैं। फिर आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लान बी इन योर लाइफ। तो ये तो बड़ा ही डिबेटेबल इशू है। आई थिंक सिविल सर्विसेज जो भी है, इट इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन, सब्जेक्टिव है तो और मुश्किल भी है। तो आई थिंक एक प्लान भी होना तो ज़रूर चाहिए। जैसे कि मेरा था कि अगर कुछ भी नहीं होता है कि चलो आई विल प्रिपेयर फॉर माई MD एग्जामिनेशन और आगे स्पेशलाइजेशन परस्यू कर लूँगी, वो बैक ऑफ द माइंड प्लान भी होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से जब तुम सिविल सर्विसेज पढ़ रहे हो उस टाइम पे नहीं बोलना है कि प्लान बी है, तब तो यही है कि नहीं मेरे पास तो यही है, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। बट वैसे बैक ऑफ द माइंड एक होना चाहिए।
और इवन मुझे लगता है कि जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ही हमें स्टेट एग्ज़ाम भी देने चाहिए। नॉर्मली लोग करते हैं कि जब हमारे यूपीएससी अटैम्प्ट ख़त्म हो गए तब स्टेट देते हैं, बट मेरे हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। और अगर अभी जैसे मेरा यूपीएससी के साथ अगर मैंने एचसीएस कर लिया है क्रैक, तो एक बहुत बड़ी मेंटल सिक्योरिटी होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे हमें साथ साथ जितनी ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करनी चाहिए इन द सेम फील्ड, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन आवर लाइफ। एडवाइस तो मेरी यही रहेगी कि आई थिंक मोटो एक होना चाहिए। मेरा मोटो रहता है ऑन 4 P's। तो माय फर्स्ट P इज़ पर्सपिरेशन, दैट इज़ कि खून पसीना एंड हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा इंटर्नशिप था सफदरजंग हॉस्पिटल में, दैट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट हॉस्पिटल्स, और मेरी 12 घंटे की नाइट ड्यूटी के बाद भी मैं बिना सोए भी कोचिंग्स पर गई हूँ बहुत बार। तो एक वो हार्डवर्क तुम्हें करना पड़ेगा टू अचीव एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और नंबर 2 इज़ परजर्वरेंस। तो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ हमें हमेशा आगे बढ़ना है एक अच्छे एटीट्यूड से, तो वही अपने लोज़ में अपने आप को मोटिवेट करके रखो। देन थर्ड इज़ द पेशेंस। ये चीज़ मुझे लगता है कि मेरी बहुत डेवलप हुई है अब, क्योंकि मैं पहले मुझे ऐसा होता था कि मुझे तो अभी रिज़ल्ट चाहिए, बट देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड धीरे धीरे जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करोगे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एंड नंबर 4 इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमेशा हमें यही बोलना है, यही सोचना है कि हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा तो यही मोटो है कि ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, देन पार्टी हार्डर। तो सब मोटिवेशन रखिए और इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, हो जाएगा क्रैक, बस प्रोग्रेस करो, अपनी स्ट्रैटेजी रखो, डिसिप्लिन रहो, एंड हार्डवर्क तो है ही। सो आई फील दिस शुड बी आवर गाइडिंग प्रिंसिपल। और थैंक यू डेली नॉलेज ट्रैक फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी to share my strategy. I hope the aspirants who are watching this will get some help, and if there are any doubts you can please post on the comment section and I will definitely try to answer them. Thank you so much.